हेलो एवरीवन। 2 दिनों की छुट्टी के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत है। सफलता प्लस एप्लीकेशन पे जो हमारा शेड्यूल चल रहा है उसके अनुसार हम लोग अभी टाइम को चेंज किए हैं और आपको उम्मीद करते हैं कि आपको मिल गया होगा टाइम का शेड्यूल। उसके अकॉर्डिंग 6 बजे से लेके और 6:40 तक आपका 12th इंग्लिश का क्लास हुआ करेगा, जिसमें हम लोग पहले भी प्लानिंग कर चुके हैं और वीडियोस में अवेलेबल भी है कि हम लिटरेचर भी पढ़ेंगे, ग्रामर भी पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन भी, यानी कि हर चीज़ पढ़ेंगे जो आपको 12th इंग्लिश में काम देता है। अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है बेसिक ऑफ ग्रामर। तो बेसिक ऑफ ग्रामर अभी हम ख़त्म करते हैं, जो कि अभी 11th और 12th दोनों में एक जैसा चल रहा है। 12th में आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, व्हाट डज इट मीन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज हम लोग उसका इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट सिर्फ देखेंगे कि उसको कैसे, नाउन को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्ब को कैसे डिफाइन करते हैं। इन सब चीज़ों को आज हम लोग सीखेंगे आज के 40 मिनट्स के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने देखिए ये लिखा हुआ भी है, एक बना हुआ है, आपको स्क्रीन पे आ रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच पहले कहते किसको हैं? आपको देखिए सामने में आपको डिफिनीशन यहाँ पे मिल जा रहा है। ये जो डिफिनीशन है आपको लिखा हुआ जरूर मिलता है, लेकिन मैं आपको वर्बली पहले समझा देता हूँ कि जितने भी अंग्रेजी भाषा के शब्द होते हैं उन सबको उनके फंक्शंस के आधार पे या उनके यूसेज के आधार पे 8 भागों में बांटा जाता है। यानी कि अंग्रेजी भाषा के सभी शब्दों को कुल मिलाकर उनके प्रयोगों और कार्यों के आधार पर 8 भागों में बांटा जाता है, और वो 8 भाग ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। यहाँ पे जो नाम लिखा रहता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, उसको समझिए थोड़ा सा ये बात को। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका पहले मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अगर आप शुद्ध हिंदी में देखें तो इसका हम लोग कहते हैं शब्द भेद। यानी कि शब्द के अलग अलग भेद होते हैं, कोई नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, यानी कि अलग अलग भागों में इसे हम लोग बांटते हैं, इसलिए इसे हम लोग हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप बचपन से सुने होंगे। स्पीच का भाग, स्पीच का मतलब होता है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यानी कोई भी सेंटेंस, कोई भी कथन, आप इसे सेंटेंस कह सकते हैं, है ना। और सेंटेंस या स्टेटमेंट का भाग, यानी सेंटेंस ऑफ मतलब का और पार्ट्स मतलब क्या हो गया, भाग। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि किसी भी सेंटेंस का भाग। जैसे सपोज दैट अगर आप लिखते हैं रामू प्लेज क्रिकेट, रामू प्लेज क्रिकेट, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रामू क्रिकेट खेलता है। और जो रामू क्रिकेट खेलता है इसमें 3 शब्द हैं, रामू है, प्लेज है और क्रिकेट है। तो जिसमें रामू सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया और क्रिकेट ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ये तो आप पहले से भी समझ रहे होंगे। लेकिन अब इसे हम शब्द भेद करते हैं। ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया और ये हमारा क्या चीज़ हो गया, और फिर से नाउन हो गया। यानी कि इसमें नाउन, वर्ब और नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच के यूज हुए हैं। दैट मीन्स कि ऑल द वर्ड्स आर डिवाइडेड इन into 8 parts according to their usage and functions in English language। अंग्रेजी भाषा में कार्यों के आधार पर और उनके प्रयोगों के आधार पर हम 8 भागों में बांटते हैं, और उसे ही हम क्या कहते हैं भाई, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। और आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ये देखिए एक सेंटेंस में 3 शब्द हैं, तीनों के अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है जी, इसको हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। स्टेटमेंट का भाग, यानी एक स्टेटमेंट है, इसका एक भाग, फिर दूसरा भाग, फिर तीसरा भाग, यानी ये तीनों भाग अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो ये कुल मिला के कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं भाई, हम अलग पेज ही ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। अब ये होते हैं नाउन, ये होते हैं नाउन, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं ये कुल मिला के होते हैं कौन कौन से। मैं थोड़ा सा थीम चेंज कर लूँ, क्योंकि भाषा है तो इसमें ज़्यादा लिखना पड़ता है। ठीक है जी, सॉरी, मूव और थोड़ा इसे बड़ा कर लूँ, या फिर नहीं बड़ा होता है तो इसको, चलिए ठीक है। यहाँ हम लिखते हैं अब नाउन।
कौन कौन सा होता है हमारा? नाउन, नाउन, उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ADJECTIVE। आपको जानना चाहिए कि यहाँ पे डी साइलेंट होता है और इसे हम लोग प्रॉपरली एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन आप बोलचाल की भाषा में एडजेक्टिव भी जानते होंगे। एडजेक्टिव, उसके बाद आता है हमारा वर्ब, उसके बाद आता है एडवर्ब, उसके बाद हमारा आता है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, उसके बाद कंजंक्शन, कंजंक्शन, और उसके बाद आता है हमारा इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन। यानी ये कुल मिला के आप गिनेंगे तो यहाँ पे कुल मिला के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ठीक है जी, 5, 6, 7 एंड 8। स्वाति प्रिया बोल रही है, हेलो सर। हेलो स्वाति। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो हम यहाँ पे सब कुछ आपको लिख के बताने वाले हैं, और लिख के ही ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा, तो हम इसको लिख के डिफाइन भी करते चलेंगे और आप एक एक चीज़ को याद करते रहिए। सामान्य रूप से अगर हम लोग इसे बोलें तो जितने भी दुनिया में चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान हैं, उन सब के कुछ न कुछ नाम होते हैं। जैसे ये कलम है, मैं इंसान हूँ, ये ट्यूबलाइट है, ये फ़ैन है। इस तरह से जो बहुत सारी चीज़ें जो आपको आसपास में दिखाई देती हैं, हर चीज़ के नाम होते हैं और उसी नाम को ही संज्ञा कहते हैं। दैट इज़ वाई द रीजन इज बिहाइंड दैट इट इज़ डिफाइंड एज इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। इसलिए इसे हम लोग नेमिंग वर्ड भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड यानी कि हर किसी का, हर चीज़ का एक नाम होता है, एंड दैट नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं भाई? नाउन कहते हैं। ठीक है, आप बचपन में पढ़े होंगे नाउन को, डिफिनीशन। नाउन को जब आप डिफाइन करते होंगे बचपन में, जो आप याद करते होंगे, तो उसमें आपने ये चीज़ देखा होगा, इस बात का महसूस किया होगा कि नाउन, a noun is the name of a person, place और थिंग। यानी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आपने पढ़ा भी होगा बचपन में, और इस तरह से आपने ये चीज़ सीखा भी होगा। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड को कहते हैं। अब जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे ये राम लिखा, मैं यहाँ पे पटना लिख रहा हूँ, है ना। एक देखिए व्यक्ति का नाम है, एक स्थान का नाम है, एक चीज़ का नाम ले लेता हूँ, जैसे बुक है, पेन है ना। एक भाव का नाम ले लेते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब ईमानदारी। ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिसको कि हम लोग भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, तो आपने इसे नाउन का डिफिनीशन समझा होगा, और नाउन के प्रकार, नाउन के जो एग्जाम्पल्स हैं वो सब आपने समझा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस चैप्टर में सिर्फ हम डिफिनीशन देखेंगे। मैं आपको प्रॉमिस के, मैंने पहले भी प्रॉमिस आपसे किया है कि हम बाद में नाउन को फिर डिटेल से देखेंगे, नाउन के टाइप्स को देखेंगे, उसके रूल्स को देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें इसमें है पढ़ने को, फिर अलग अलग टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यानी अभी सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच किसको कहते हैं उसके बारे में हम लोग सीख रहे हैं। फिर हम आते हैं अगले टॉपिक पे चले जाते हैं, जिसका नाम है प्रोनाउन। प्रोनाउन आपको पीडीएफ मिल चुका होगा, जो डॉक्यूमेंट फाइल का पीडीएफ है वो मिल चुका होगा, और मिलने के पश्चात आप उसमें से पढ़ सकते हैं, वो सारा चीज़ डिफिनीशन उसमें किया हुआ है। तो इस तरह से ये जो है प्रोनाउन, प्रोनाउन किसको कहते हैं, व्हाट डज इट मीन ऑफ प्रोनाउन। देखिए ये 2 शब्द से बना है। जब आप लिखते हैं यहाँ प्रोनाउन, तो प्रो प्लस नाउन। आप इसके बदले में प्रो से मतलब निकलता है इसका प्रमोशन, यानी प्रमोशन ऑफ नाउन, यानी कि जो नाउन को प्रमोट करता है, प्रमोशन ऑफ नाउन, यानी जो नाउन को प्रमोट करता है। आप एक एग्जांपल से समझिए, जैसे रामू इज माय फ्रेंड, रामू इज माय फ्रेंड। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ही रीड्स इन क्लास 10, ही रीड्स इन क्लास 10, यानी कि रामू मेरा दोस्त है, वह क्लास 10 में पढ़ता है। तो अब बताइए, ये जो रामू शब्द है इसी का एक्सटेंशन है यहाँ पे ना, यही का एक्सटेंशन है, यानी कि इस शब्द को प्रमोट किया गया है यहाँ पे ही में। तो आप इसको प्रमोशन ऑफ नाउन कह सकते हैं, आप इसको इंस्टीड ऑफ नाउन कह सकते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के बदले में।
यानी कि नाउन के बदले में। स्वाति प्रिया बोलिए ही प्रोनाउन हुआ, बिल्कुल बिल्कुल ही प्रोनाउन हुआ इसमें। इंस्टीड ऑफ नाउन भी कह सकते हैं, मेरे कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रमोशन ऑफ नाउन भी कह सकते हैं, इंस्टीड ऑफ नाउन भी कह सकते हैं, या फिर आप रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, रिप्लेसमेंट ऑफ नाउन, यानी ये नाउन का रिप्लेसमेंट भी हो सकता है। नाउन के बदले में, यानी राम के बदले में रिप्लेस करके क्या दे दिया, ही, तो इसलिए ही क्या हो गया, दैट इज वाई ही इज यूज्ड एज प्रोनाउन, ही का प्रयोग प्रोनाउन की तरह हुआ है। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड। मैं इसको थोड़ा डिफाइन करके आपको बता दूं कि अ प्रोनाउन इज अ वर्ड used instead of noun, used instead of noun, यानी कि नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, सारी जानकारी पीडीएफ फॉर्मेट यानी डॉक्यूमेंट का जो पीडीएफ दिया है हैंड रिटन वाला, उसमें भी दी हुई है, आप उससे भी पढ़ सकते हैं, वो ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। अब हम लोग आते हैं अगले टॉपिक पे, जिसका नाम है, तीसरा हम लोग पढ़ने वाले हैं अब, एडजेक्टिव। मैंने अभी थोड़ा देर पहले भी बोला था कि एडजेक्टिव इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं बिकॉज डी इज साइलेंट हियर, क्योंकि डी यहाँ पे साइलेंट होता है। ठीक है, तो एडजेक्टिव का अर्थ होता है विशेषण, विशेषण। आप गौर करेंगे यहाँ पे, सॉरी ये क्या हो गया, विशेषण, और विशेषण का आप अर्थ देखेंगे यहाँ पे, मैं चेंज कर लूँ थोड़ा कलर। विशेषण यानी विशेष शब्द से बना है, विशेष। विशेष मतलब क्या होता है, विशेषता बताना। जब आप किसी चीज की विशेषता बताते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण। यानी अब विशेषता किसकी बताएंगे, अभी हमने पढ़ा ही क्या है, अभी हमने पढ़ा है नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता हो, नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता हो, उसको क्या कहते हैं भाई, उसे कहते हैं एडजेक्टिव। एडजेक्टिव यानी नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतावे उसे हम लोग कहते हैं एडजेक्टिव। यानी कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। यानी क्वालिफाई, एक शब्द हमने अभी बोला क्वालिफाई। क्वालिफाई का मतलब होता है विशेषता बताना, विशेषता बतलाना या बताना। यानी कि अगर आपको कोई पूछे कि आपका क्या क्वालिफिकेशन है, तो आप क्या कहेंगे, भाई मैं मैट्रिक पास हूं, यानी ये आपकी विशेषता हो गई। तो जैसे ये कलम किस कलर की है, तो ये ब्लैक कलर की है, तो ये इसकी विशेषता हो गई। यानी कि ये नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बतलाता है, जो क्वालिफाई करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम कहते हैं एडजेक्टिव। तो आप डिफाइन इसको कर सकते हैं कैसे, मैं आपको लिख के इसलिए दिखाता हूं ताकि आप इसे इंस्पायर हो सकें और आप भी इसे लिख सकें। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज used to qualify, which is used to qualify noun और pronoun। जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अब थोड़ा सा एग्जांपल भी हम दे लेते हैं। जैसे रामू इज ए गुड बॉय, रामू इज ए गुड बॉय। एक छोटा सा सेंटेंस मैंने लिया, रामू इज ए गुड बॉय, जिसमें से बॉय क्या चीज है भाई, नाउन है, और नाउन की जो विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से ये क्या चीज हो गया, हमारा एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। अब एक तो यहाँ तो नाउन की विशेषता बतलाने के लिए है, यानी इस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है ये वर्ड, दैट इज वाई इट इज एडजेक्टिव, इट इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। अब हम लोग देखेंगे प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले, जैसे सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है, वह सुंदर है में आप गौर करेंगे कि ये सुंदर किसके बारे में बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है इस शब्द के बारे में। यानी यहाँ पे सी क्या चीज है, प्रोनाउन है, और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाला शब्द ये क्या है, ये है एडजेक्टिव। यानी इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव भी समझ गए होंगे, जो यहाँ पे नाउन की विशेषता बता रहा है, यहाँ प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। मैंने दो ही बात यहाँ पे आपको बोला अभी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतावे उसको एडजेक्टिव बोलते हैं। एडजेक्टिव पे बहुत सारे यूसेज होते हैं, वो सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ डिफिनेशन देख रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है। बहुत सारे एडजेक्टिव के लिस्ट में आपको दूंगा। क्या है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, यस यस, बिल्कुल बिल्कुल सही आप जवाब दे रहे हैं।
मैं आगे बढ़ जाता हूँ थोड़ा सा अब, और अभी हम लोग अब बात कर लेते हैं वर्ब की। वर्ब किसको कहते हैं, व्हाट डज इट मीन ऑफ वर्ब। हमारा चौथा नंबर अब शुरू हो रहा है, जिसको कि हम लोग बोल रहे हैं वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं भाई, वर्ब कहते हैं, अगर आपको कुछ भी याद नहीं रहता है लाइक, तो आप इसे बोल सकते हैं वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। एक शब्द याद रखिए और इसको बोलिए कि वर्ब इज ए डूइंग वर्ड। यानी कि जो वर्ब है वो क्या होता है, डूइंग वर्ड होता है। डूइंग मतलब होता है करना, डू माने करना, तो करना जो होता है यानी कर्ण मतलब करने वाला, जो करने वाला तो करता होता है, लेकिन जो वो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। जैसे सपोज दैट रामू रीड्स ए नॉवेल, रामू एक नॉवेल पढ़ता है। अब आप बताइए इस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में काम पढ़ने का हो रहा है, इस सेंटेंस में काम पढ़ने का हो रहा है। और जब पढ़, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये यहाँ पे ये वर्ब हो गया, ठीक है। लेकिन जब आप देखते हैं यहाँ पे कि आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, तो आपके दिमाग में आता होगा कि यहाँ तो ये वर्ब है, लेकिन यहाँ पे तो कोई काम हो ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो कोई काम नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक उसे अलग से हम एक अलग तरीके से डिफाइन करें अब हम इसे, और वो डिफिनेशन हम इस तरह से दें, जैसे अ वर्ब इज अ वर्ड, अ वर्ब इज अ वर्ड which is used to express the meaning of state, state, S-T-A-T-E, state, action और possession, P-O-S-S-E-S-S-I-O-N, ठीक है। इट इज कॉल्ड वर्ब, इट इज कॉल्ड, इसे ही हम क्या कहते हैं भाई, वर्ब कहते हैं। इट इज कॉल्ड वर्ब, ये वर्ब कहलाता है। यानी कि अभी हमें इस बात की जानकारी आपको देनी है कि एम यहाँ कैसे वर्ब हुआ। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे जो आप एक एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ पे, और इस एग्जाम्पल से बताते हैं। यानी स्टेट, मैंने 3 शब्द यहाँ पे लिखा है, स्टेट, एक्शन और थर्ड वन इज पोजेशन, है ना। स्टेट का मतलब यहाँ पे है अवस्था, अवस्था मतलब क्या हो गया भाई, किसी, जैसे इफ आई एम स्टैंडिंग हियर दैट मीन्स कि आई एम इन स्टैंडिंग स्टेट, मैं मतलब स्टैंड में हूँ यानी खड़ा हूँ, तो हमारी अवस्था क्या है यहाँ पे, स्टैंड। इफ यू आर सिटिंग बिफोर मी, अगर तुम मेरे सामने में बैठे हो दैट मीन्स कि यू आर इन सिटिंग स्टेट, तो यहाँ पे हो गया सिट मने बैठना। तो ये दोनों क्या हो गया, अवस्था को बताया, इसलिए ये क्या हो गया, क्रिया हो गई, यानी कि वर्ब हो गई। अब एक्शन को बतलाता है, इफ यू आर रनिंग ऑन द ट्रैक, अगर हम ट्रैक पे दौड़ रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर इन एक्शन। और एक्शन को बतलाने के लिए फिर से हम क्या देखते हैं, रन क्या हो गया हमारा, एक्शन को बतलाने वाला शब्द। उसके बाद जैसे लाफ हो गया, हम एक्शन, इसमें जब हम लाफ हंसते हैं तो यानी हम एक्शन में होते हैं। पोजेशन, पोजेशन को बतलाने वाला शब्द, यानी पोजेशन यानी संबंध को बतलाने वाला शब्द। तो जैसे आप थोड़ा सा इस पे आप गौर करेंगे, जिसका जवाब हम यहाँ पे एम से देंगे आपको। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे कि आई एम ए बॉय। आप इस सेंटेंस में गौर करेंगे कि अगर हम एम को मिटा देते हैं, एम को मिटा देते हैं तो ये क्या बच गया, आई ए बॉय। यानी ये शब्द ही था जो सब सारे शब्दों को, वाक्य के सारे शब्दों में संबंध को बतला रहा था, यानी रिलेट कर रहा था, यानी ये सेंटेंस में। तो ये इसका एम का काम ये पोजीशन का हो गया। यानी कहने का अर्थ ये हो गया कि ये पोजीशन को बतलाता है, संबंध को बताता है। कुछ रीड्स यस, कुछ कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। तो ये कहने का अर्थ ये हो गया कि वर्ब एक शब्द होता है जो स्टेट को बताता है, अवस्था को बताता है और संबंध को भी बताता है, रिलेशन को बताता है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहते हैं वर्ब, ठीक है। अब हम आते हैं, अब डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होता है ना। जब हम चैप्टर पे चलेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है ना। ऑक्सिलरी वर्ब जो सामान्यतः हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है, लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि हेल्पिंग वर्ब अलग होता है, ऑक्सिलरी वर्ब अलग होता है। अलग सिर्फ नाम होता है, लेकिन उसके कार्य अलग अलग होते हैं, मैं उस चैप्टर में आपको बताऊंगा।
ऑक्सिलरी वर्ब। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। और उसके बाद फिर से इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। उसके बाद फिर से हम लोग पढ़ेंगे फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे अपने टॉपिक में। इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे, हम लोग आ जाते हैं एडवर्ब पे। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब यानी कि अब हम लोग पांचवा पढ़ रहे हैं। एडवर्ब क्या होता है आप देखेंगे, गौर करेंगे तो यहाँ पे दो शब्द फिर भी है, एड अ प्लस वर्ब, यानी कि वर्ब में ही कुछ एडिशन कर दीजिए, वर्ब में कुछ जोड़ दीजिए, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब का यहाँ मतलब इसलिए इस तरह से है, जैसे मान लेते हैं चलना एक क्रिया है, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं? वॉक या रन। दौड़ना के लिए रन, चलना अगर सिंपली है तो हम लोग क्या करते हैं? वॉक। अब ये बताइए, चलना है और इसमें अगर हम जोड़ देते हैं एक शब्द और, धीरे धीरे चलना। अब अगर हम लोग जोड़ देते हैं एक शब्द धीरे धीरे, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये चलना जो था उसका अर्थ बदल गया। जैसे अभी हम चलते हैं सामान्यतः, लेकिन अगर हम थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं तो चलना का अर्थ बदल गया। चलना यानी कहने का मतलब ये हो गया कि वर्ब के अर्थ को बदल दे, एडिशन ऐड कर दे, यानी हटा दे, जोड़ दे, ये सारा चीज क्या हो जाएगा? ये सारा चीज एडवर्ब कहलाएगा। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? एन एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to modify। यहाँ पे हम क्वालिफाई नहीं लिखेंगे, मॉडिफाई। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? परिवर्तित करना। क्या लिखें? क्रिया विशेषण। चलिए ठीक है, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। एन एडवर्ब इज अ वर्ड which is used to modify the meaning of adjective, verb and adverb itself, यहाँ पे देखिए आपको मैंने दो चीज नया जोड़ दिया, यानी एक एडजेक्टिव भी जोड़ दिया और आप एक एडवर्ब भी मैंने जोड़ दिया यहाँ पे। वर्ब तो पहले से भी आप जानते होंगे। अब इस बात को थोड़ा हम समझाते हैं। आप अभी लिख भी रहे, कमेंट में लिखे भी थे कि इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। तो जनरली लोग सोचते क्या है कि जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं, लेकिन हम गलत सोचते हैं। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले को सिर्फ हम क्रिया विशेषण नहीं बोलते हैं। सोनी लिख रहे हैं क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताए हुए उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। लेकिन मैं आपको अभी एग्जाम्पल से प्रूव करूंगा कि जो क्रिया, उसके बाद विशेषण और क्रिया विशेषण, जो इसको हिंदी में कहते हैं, उसके स्वयं के अर्थ को मॉडिफाई करता है। मैं एग्जाम्पल पे चलूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। जैसे ही स्पीक्स स्लोली, अब बताइए ये क्या है? हमारा क्रिया है, यानी वर्ब है ये। तो वर्ब के अर्थ को जो मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या चीज हो गया? हमारा एडवर्ब हो गया। यानी ये तो आप पहले से भी जान रहे होंगे कि वर्ब के अर्थ को जो मॉडिफाई करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एडवर्ब। अब हम गौर करते हैं कि एडवर्ब के अर्थ को भी मॉडिफाई करता है। जैसे ही स्पीक्स वेरी स्लोली, अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि स्लोली तो एडवर्ब पहले से था, इस सेंटेंस में अभी आपने देखा। अब यहाँ पे स्लोली का मतलब हो गया धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे के अर्थ को भी बदलने के लिए एक शब्द है बहुत धीरे धीरे। तो यानी ये भी क्या चीज हो गया? ये भी एडवर्ब हो गया। यानी धीरे धीरे के अर्थ को बदलने वाला शब्द इस वाक्य में कौन सा है? वेरी। तो इसलिए इसका मतलब हो गया कि एडवर्ब के अर्थ को भी मॉडिफाई करता है। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग तीसरे एग्जाम्पल पे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि ही इज अ वेरी गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय। ये तो सामान्य सा वाक्य आप पहले भी देखे होंगे। जैसे वह एक बहुत अच्छा लड़का है, तो आप बताइए कि बॉय कौन सी हो गया? नाउन हो गया। तो नाउन की विशेषता बतलाने वाले को क्या कहते हैं भाई? एडजेक्टिव बोलते हैं, एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव के अर्थ को बदलने के लिए वेरी क्या हो गया?
एडवर्ब हो गया। आप यहाँ पे देखेंगे कि वेरी एडवर्ब था, यहाँ भी वेरी एडवर्ब है। तो अब आप गौर करे होंगे कि पहला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करने वाला शब्द एडवर्ब है। दूसरा जो सेंटेंस है उसमें एडवर्ब के अर्थ को मॉडिफाई करने वाला एडवर्ब है। और तीसरा जो सेंटेंस है उसमें एडजेक्टिव के अर्थ को मॉडिफाई करने वाला भी एडवर्ब होता है। तो आप इसको कैसे समझेंगे कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो एडजेक्टिव, वर्ब तथा एडवर्ब स्वयं के अर्थ को परिवर्तित करता है, मॉडिफाई करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और ये तीनों एग्जाम्पल आपके सामने में है, और वो पीडीएफ में भी वो सारा एग्जाम्पल आपको अलग अलग हो सकता है एग्जाम्पल मिले, लेकिन चीज़ें फैक्ट्स वही हैं। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ता हूँ अब, और हम लोग पेज ही चेंज कर ले। अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला होगा छठा, यानी कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। अब आप यहाँ पे गौर करेंगे कि यहाँ भी हमने दो शब्द का प्रयोग किया है, एक है प्री और एक है पोजीशन। अब आप गौर करेंगे यहाँ पे हमने दो कलर में भी लिख दिया, प्री एंड पोजीशन। तो प्री का मतलब होता है पहले, अब पोजीशन का मतलब होता है स्थान या स्थिति, स्थान, यानी कि जिसका स्थान पहले होता है। इसका क्या मतलब हुआ, जिसका स्थान पहले होता है, यानी कि नाउन या प्रोनाउन के, जनरली नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका स्थान होता है और सेंटेंस के अर्थ को परिवर्तित करता है। अगर क्लास से ही नॉट बाय, तो सर अगर क्लास से ही नॉट, क्या लिखा है, दोनों सेम ही रहेगा जी। हाँ, एक्चुअली क्या है कि क्लास नोट और यहाँ जो क्लास नोट आपको जो हमने भेजा है वहाँ पे जो हैंड रिटन है, हमारे हाथ से लिखा हुआ है, उसमें बहुत थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स दिए रहेंगे, क्योंकि हमारे पास समय कम रहता है। अगर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे तो मैं ज़्यादा एग्जाम्पल भी दूंगा, आप कमेंट के माध्यम से ऐसा दे भी रहे हैं। लेकिन आपको जो वहाँ नोट्स मिला है उससे आप अच्छा नोट्स बना सकते हैं, उसके हेल्प से। आपको मैं सिर्फ यहाँ पे समझाने आता हूँ, क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम की भी कमी होती है। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो प्री पोजिशन, यानी कि अभी हम एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे दिस पेन इज ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, यह कलम टेबल पर है। तो अब आप बताइए, द टेबल क्या है, यहाँ पे नाउन है, और नाउन के पहले इसका स्थान लगा हुआ, यानी ये ऑन है। तो यानी इसका अर्थ हो गया यह कलम टेबल पर है। यानी मैंने अभी बताया कि नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान, यानी इसका स्थान क्या है, नाउन या प्रोनाउन के पहले। तो इसलिए ये क्या चीज हमारा हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। और ये प्रीपोजिशन इसलिए भी है क्योंकि जब इसका अर्थ आप हटा देते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं थोड़ा देर के लिए। अब इसका ये शब्द कौन सा हो गया, ये वाक्य क्या हो गया, दिस पेन इज द टेबल, यानी यह कलम टेबल है, जो कि गलत है। समझ में आ रहा है? आप सोनी लिख रही हैं कि ऑन प्रीपोजिशन है, बिल्कुल सही है, प्रीपोजिशन है ये। लेकिन ऑन को जब हम यहाँ से हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि इसका अर्थ ही बदल गया, दिस पेन इज द टेबल, यानी यह कलम टेबल है। आप समझ सकते हैं कि कितना अर्थ का अनर्थ हो गया, यानी अलग अर्थ दे रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ऑन एक ऐसा शब्द है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वाक्य के अर्थ को स्पष्ट करता है। मैं फिर से इसे एक बार इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूं कि अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड which generally comes before noun or pronoun to relate other words of the sentence। नाउन या प्रोनाउन के साथ आके अन्य शब्दों के साथ संबंध को बतलाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रीपोजिशन। जनरली इट कम्स बिफोर नाउन और प्रोनाउन, बट एक्सेप्शनली इट कम्स एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस ऑल्सो। लेकिन वो वाक्य के अंत में भी आता है, जैसे एडमिशन इज गोइंग ऑन। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं यहाँ पे, जैसे मैं लिखता हूं यहाँ पे एक सेंटेंस, एडमिशन इज गोइंग ऑन, एडमिशन चल रहा है। तो अब बताइए, यहाँ पे ऑन द टेबल के पहले आया, नाउन के पहले आया, लेकिन यहाँ ऑन कहाँ पे आया है, इट इज यूज्ड एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, बट इट इज एक्सेप्शनली, लेकिन ये अपवाद स्वरूप होता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। मैं आपको बार बार बोलते रहता हूँ इस बात को कि मैं इस चीज़ को बाद में डिटेल से पढ़ाऊंगा, डिटेल से पढ़ाऊंगा, मतलब जब चैप्टर शुरू करेंगे तो प्रीपोजिशन में और भी बातें होंगी। आज हमारा फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, चूंकि हमारा बेसिक टॉपिक चल रहा है, इसलिए ये बेसिक, सिर्फ इसमें बेसिक नॉलेज ही हम देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रीपोजिशन। उसके बाद हमारा फिर से नया टॉपिक आता है कंजंक्शन, कंजंक्शन, और ये हमारा सातवां टॉपिक होगा, सातवां टॉपिक होगा कंजंक्शन।
कंजंक्शन भी आप गौर करेंगे दो शब्द से बना हुआ है, एक तो लिखे हैं कन और एक यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देते हैं जंक्शन। आप समझते होंगे जंक्शन किसको कहते हैं, जहाँ पे दो चीज मिलता है या जहाँ पे जैसे दो से ज्यादा गाड़ियां मिलती हैं तो उसको जंक्शन बनता है। कन से आप अर्थ समझ सकते हैं कनेक्शन, यानी कनेक्ट करने वाला, यानी कि दो शब्द को यानी दो वर्ड्स को कनेक्ट करता है, दो क्लाउजेस को कनेक्ट करता है, दो फ्रेजेस को कनेक्ट करता है ना, दो एक्सप्रेशंस को कनेक्ट करता है। यानी कहने का अर्थ है कि ये एक शब्द होता है, कंजंक्शन एक शब्द होता है जो दो वर्ड्स, दो क्लाउजेस, दो फ्रेजेस, दो एक्सप्रेशन, दो सेंटेंसेस भी आप कह सकते हैं, उसको जोड़ता है, उसे कंजंक्शन कहते हैं। यानी अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर वर्ड्स, क्लाउजेस, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस। दिस वर्ड इज टू बी सेड कंजंक्शन। उसी शब्द को क्या कहा जाता है भाई, कंजंक्शन कहा जाता है। तो कंजंक्शन को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, मैंने हालांकि लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे मैं और भी कंजंक्शंस के एग्जांपल देता हूं, जैसे एंड, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, एज वेल एज हो गया, है ना। बहुत सारे कंजंक्शन का नाम आप जानते होंगे, है ना। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो, यानी ये सारे कंजंक्शंस हो गए। इसमें से एक का प्रयोग मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल बट हर सिस्टर्स, बट हर सिस्टर्स आर अगली। अगली का मतलब क्या होता है भाई, अगली का मतलब क्या होता है, अगली मतलब होता है कुरूप। यानी सीता सुंदर है लेकिन उसकी बहनें कुरूप हैं। तो आप इस सेंटेंस में आप गौर करेंगे, ये बट जो है यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ा। हमारा एक सेंटेंस है सीता इज ब्यूटीफुल और दूसरा सेंटेंस है हर सिस्टर्स आर अगली। तो दो सेंटेंस को जोड़ दिया यहाँ पे बट, लेकिन अब यहाँ पर ये क्लाउज हो गया, एक ये हमारा प्रिंसिपल क्लाउज हो गया और यहाँ पर ये जो क्लाउज हो गया, हालांकि ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। मैं इसके बारे में क्लाउज चैप्टर में जानकारी दूंगा कि कोऑर्डिनेट क्लाउज सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्या अंतर होता है। बहुत लोग इसे सबऑर्डिनेट क्लाउज भी कह लेते हैं, लेकिन ये कोऑर्डिनेट क्लाउज है। मैं इसके बारे में चर्चा करूंगा बाद में आपको। अभी हम आ जाते हैं इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है, सबसे हमारा लास्ट है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या होता है, जो इंस्टेंट फीलिंग को बताता है, स्ट्रॉन्ग आइडियाज को बताता है, सडन फीलिंग्स को बताता है। जैसे मान लेते हैं आपके हाथ पे कोई चिकोटी काटता है, तो दर्द तो जिस समय होगा उसी समय आप ओह बोलेंगे। यानी कि अगर आप ये कहते हैं ओ वाओ इट्स अ ह्यूज सिक्स डिलीवर्ड बाय विराट कोहली, अगर आप ये बोलते हैं कि विराट कोहली के द्वारा मारा गया क्या लंबा छक्का है, तो जिस समय छक्का मारेगा उसी समय बोलेंगे। यानी जो चेहरे का हाव भाव होता है, जो फेशियल एक्सप्रेशन होता है, वो जो हम जिस शब्द से व्यक्त करते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। उसी शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। यानी कि अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो क्या कहेंगे, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड which expresses the meaning of sudden feelings, है ना। और इसमें कौन कौन से, जैसे आपका सॉरो दुख हो गया, सरप्राइज आश्चर्य हो गया, ये सारे सडन फीलिंग्स में आते हैं। प्लेजर खुशी, हैप्पीनेस, है ना। उसके बाद हैट्रेड घृणा। यानी ये सारे जो है, ये सारे शब्द जो है जिससे हमारे चेहरे पे हाव भाव बदलते हैं, वो सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाते हैं। और इंटरजेक्शन शब्द जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, यानी कि ओह मेरी कलम खो गई है। तो ओह शब्द आपके चेहरे के हाव भाव को बदलेगा। आप जनरली तो नहीं बोल सकते हैं कि ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन, आप बोलेंगे ओह आई हैव लॉस्ट माई पेन। तो इसका मतलब है कि जब आप ओह बोल रहे हैं तो आपका चेहरे पे वो चीज दिखता है कि आप दुखी हैं।
जब आप बोलते हैं वाओ इट्स अ ग्रेट 6, इट्स अ ह्यूज 6, तो वाओ जब आप बोलते हैं तो निश्चित तौर पे उस समय आपके चेहरे का हाव भाव बदला रहता है। आप वाओ को जनरली नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उसमें आपका चेहरे पे वो हाव भाव दिखना चाहिए, एंड दैट चेंजेस योर फेशियल एक्सप्रेशन, एंड दीज वर्ड्स आर टू बी सेड इंटरजेक्शन। ओह, आह, हुर्रा, आप इस तरह से खुशियां मनाने के लिए कहते हैं हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, है ना। तो ये जितने भी हैं ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ये सारे शब्द इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। और इस तरह से हम लोग सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आज समझे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा अच्छे से। एक बार अगर कहीं दिक्कत हो तो एक बार वीडियो को आप देख सकते हैं। जैसा कि आपको बताया गया, सर ने भी अभी सर भी अभी पिछले साल क्लास में बता रहे थे कि अगर आपको कोई इशू होता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9263070635। ठीक है, आप इस नंबर पे कॉल करके भी आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं। कुछ सर अगर क्लास से ही नोट बना ले, अच्छा ठीक है, वो पहले वाला ही है। ठीक है, 9263070635 ये। और मेरा नाम तो आप शायद जान ही रहे होंगे, मैं हूं कुंदन गौतम। ठीक है, थैंक यू। आज का ये टॉपिक अब खत्म हो गया। बी हैप्पी एंड टेक इट एंजॉय। थैंक यू। बंद कर। उसको भी बंद।